क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र वह होता है भैया कि किसी आवेश को चारों तरफ एरिया जो होता है ना भैया, इसमें कोई अन्य आवेश आएगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे क्या बोलते हैं भैया? हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और एक और चीज रखिएगा, जो प्लस विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश होता है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है भैया? वो इसके आवेश से दूर जाता है भैया। ठीक है, क्या होता है भैया? ये इसका आवेश से इसके आवेश से दूर जाता है। अब को सर जी इसमें क्या दूर जाता है? आवेश दूर जाता है भैया? नहीं, आपको पता होना चाहिए भैया चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र बनता था क्लास 10th में, वो उसके लिए आपका चुंबकीय बल रेखाएं जो तब में मेन डिपेंडेंसी होता है, इसी तरह से विद्युत क्षेत्र बनने के लिए विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया था क्लास 10th में, इस बार आया भी था, हमने आप लोगों को बताया भी था कि एक कहानी होता है कि वे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? सेम क्वेश्चन इसमें पूछता है कि भैया विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो जो नियम उसमें था कि चुंबकीय बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पे यदि हम एक लंब खींचेंगे, ठीक है भैया, तो वो क्या करता है भैया? विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्भर करता है, तो एक टाइम में दो ओर नहीं जाया जा सकता है। ठीक है भैया, वही कारण है उसका। तो दिमाग में याद रखिएगा, जब प्लस आवेश रहेगा तो क्या होगा? उसको चुंबकीय बल विद्युत क्षेत्र का जो बल रेखा होगी क्या होगा भैया? आपका वो आवेश से दूर जाएगा। और जब भी माइनस आएगा भैया, माइनस की आवेश होगा तो क्या होगा? यहाँ का जो विद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा? ये अंदर की तरफ आएगा भैया। ठीक है, ये क्या होता है भैया? आपका ये अंदर की तरफ होता है। ये आप हमेशा आपका विद्युत क्षेत्र के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए। जब भी प्लस की आवेश की बात की जाएगी तो क्या होता है? अपने आवेश से दूर की तरफ जाता है बल रेखा। और जो माइनस क्यू की बात की जाएगी तो क्या होगा? ये भैया ये बाहर की तरफ निकलता है भैया। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? ये बाहर की तरफ निकलती हुई है। तो आप नॉर्मल विद्युत क्षेत्र के बारे में आप यही जान रहिए कि किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं भैया? हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भैया, क्या कहते हैं भैया? विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों तरफ होता है। और इसमें क्या होता है? जो प्लस आवेश होता है इसमें बल रेखाएं जो होती हैं भैया बाहर की तरफ जाती हैं, इसमें क्या होता है भैया? अंदर की तरफ आती है भैया। और ये विद्युत क्षेत्र बना किससे होता है भैया? ये विद्युत बल रेखाओं से बना होता है। और विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? एक काल्पनिक वक्र होता है। क्या होता है आपका? ये भी आपका एक काल्पनिक वक्र होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र आप हेडिंग डालिएगा, इसमें लिखिएगा इसे डिफिनेशन भैया, डिफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद फिर बताते हैं भैया। हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। वही भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र एक ही होता है। देखो अंग्रेज क्या बताएं भैया हम। एक नीतीश राजपूत का एक वीडियो आया था, आप लोग देखिए, अगर टाइम ले तो देख लीजिएगा। ठीक है, नीतीश राजपूत करके एक है यूट्यूबर, वो बताया था, मतलब पूरी तरह से डिफाइन किया था कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। ठीक है भैया, कैसे उन्होंने मतलब इस पूरे इतने बड़े देश पर, अखंड भारत पर राज किया उन्होंने। पूरे भारत? हाँ भैया, कैसे राज किया उसने बताया भैया, अंग्रेजी की वजह से। चलिए हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र हो गया भैया, इसे लिखिएगा किसी आवेश के चारों तरफ आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या भैया? प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे क्या बोलते हैं भैया? हम हो गया। चाहे तो आप लोगों को समझ में ज़्यादा आए तो भैया ये क्या करिएगा भैया, इसको नोट कर लीजिएगा समझने के लिए, क्योंकि सवाल पूछता है भैया इससे। और इसमें आपका एक टॉपिक आएगा विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्वालिटी भी पूछता है भैया।
तो विद्युत बल रेखाओं के बारे में आप जानकारी रखे रहिए भैया, क्या होता है ये विद्युत बल रेखाएं इसकी होती है, ऐसे निकलती हैं। और ये भी क्या होता है, एक वक्र का निर्माण करता है ऐसे धीरे धीरे। ठीक है भैया, अभी आगे चलकर हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में बहुत डीप से अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन भी हैं जो आगे आपको मिलेंगे। अब देखिएगा जो ये स्टार्टिंग हो रहा है बढ़िया है, ये जो है दमदार चीज़ है भैया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम पढ़ने वाले हैं भैया, ठीक है। अब तीव्रता का मेन अर्थ क्या लिया जाता है कि तीव्रता का मेन अर्थ ये समझिएगा कि कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है, इसके बगल में कोई अगर अन्य मतलब यही आवेश आया हुआ है, इसके एरिया में आएगा तो इस पर या तो आकर्षण तो प्रतिकर्षण लगेगा। कितना बल लगा सकता है, अधिकतम चेक देते हैं कितना बल लगा सकते हैं, उसी को मान ज्ञात करने के लिए इसमें क्या होता है भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब ये होता है कि भैया ध्यान सुनिएगा, एक मामला आप पढ़ेंगे भैया, ए बराबर F/Q0। मतलब क्या होता है कि किसी आवेश के चारों तरफ कोई यदि अन्य धन परिक्षण आवेश आया, या कह सकते हैं भैया किसी चुंबकीय क्षेत्र में, सॉरी किसी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई अन्य धन परिक्षण आवेश आया। धन परिक्षण आवेश क्या होता है, ये बहुत एकदम अल्पतम होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। ये आएगा तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में, सॉरी विद्युत क्षेत्र में कोई मतलब कोई भी बल नहीं रहेगा, लेकिन इसमें जब ये आएगा ना भैया, इस पर बल रहेगा, लेकिन इस पर इसकी वजह से इस पर कोई बल नहीं रहेगा। ठीक है भैया, धन परिक्षण आवेश वही होता है। धन परिक्षण बहुत सूक्ष्म होता है, अगर ये आएगा तो इसके विद्युत क्षेत्र में इस पर कोई बल नहीं लगेगा, इसकी वजह से इतना ज़्यादा छोटा होता है, मतलब सूक्ष्म होता है। लेकिन अगर ये आएगा इसकी वजह से इस पर बल लगेगा भैया, उसे क्या बोलते हैं भैया हम, धन परिक्षण आवेश। इसे Q0 से डिनोट करते हैं भैया, ठीक है, Q0 या Q0 बोल सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। तो सुनिएगा, जब किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है भैया, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धन परिक्षण आवेश को लाते हैं तो इस पर लगने वाला बल, जो बल होता है भैया, लगने वाला बल तथा आवेश का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं भैया हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको E से दर्शाया जाता है, E बराबर F/Q। या ये कह सकते हैं भैया कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परिक्षण आवेश को लाने में जितना बल लगता है उसे क्या बोलते हैं भैया हम, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप जो आपका डिफिनेशन है भैया, परिभाषा है, जो आप उसको रटिए मत, बस आप फॉर्मूले से याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे भैया कि एकांक धन आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, सॉरी किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या बोलते हैं भैया हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको हम E बराबर F0 जो इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है भैया, इसको दर्शाया जाता है भैया, ठीक है। तो इसे हेडिंग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, देखिए इसमें एकांक धन परिक्षण आवेश को, एकांक धन परिक्षण आवेश को, एकांक धन परिक्षण आवेश को, आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर, लाने पर, लाने पर लगने वाले बल, लगने वाले बल के अनुपात को, लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। गवियों E बराबर F/Q0 तुरंत लिख लीजिए इसको नीचे। हाँ इसे ही दर्शाते हैं, ठीक है भैया, तीव्रता। अब ये देखिएगा,
हमने कहा भैया हमने फॉर्मूला पढ़ा तो उसको फॉर्मूला को पढ़ते ही तुरंत आपका मात्रक और बीमा याद होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई काटेगा नहीं। मात्रक और बीमा से ये नहीं किसका आएगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ मात्रक बीमा से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, हर साल आता है, कोई काटेगा नहीं भैया। ठीक है, और एक और चीज़ इसका एक और फॉर्मूला होता है भैया, आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तता। ठीक है, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा E बराबर V/D, मतलब विद्युत विभव बट्टे डिस्टेंस जो होता है ना भैया, उसका जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है भैया, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही डिनोट करता है। ठीक है, आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझना है आपको। तो इसका जो मात्रक होता है भैया, इसका मात्रक होता है भैया E बराबर, यहाँ पे यदि हम देखेंगे मात्रक की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे E बराबर F/Q होता है कि नहीं होता है। ये भैया बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है भैया आपका कूलाम, इसका मात्रक होता है भैया न्यूटन प्रति कूलाम। और रही बात बीमा की, तो भैया बीमा आप बता सकते हैं भैया न्यूटन प्रति कूलाम हमको निकालना है भैया ये। ठीक है, इसी का बीमा तो आपने पढ़ा था भैया F बराबर M में होता है, तो यदि उसको हम ध्यान से देखेंगे तो MLT पे -2 आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना भैया, MLT पे -2 होता है। ठीक है, यदि उस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा MLT पे -2, और नीचे क्या आएगा भैया हमारा 80 आएगा। क्लियर, क्या आएगा भैया हमारा 80 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा भैया आपका M हो जाएगा, L हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऊपर ही जाएगा ना भैया, तो क्या आ जाएगा भैया आपका -3 और A -1, ये हो जाएगा इसका बीमा, उसका भी है भैया बीमा। ठीक है, तो आपको मात्रक बीमा और ये जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, आपको उसको उतना चीज़ें याद रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये हमेशा एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब कि जब भी आप सवाल लगाएंगे, यदि उसमें सदिश राशि का जो जैसे विद्युत क्षेत्र आ गया तो उसमें उसको सॉल्व करते वक्त तो आपको ध्यान क्या करना है भैया, आप तो परिमाण जो होता है ना भैया वो तो आप देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको भैया दिशा भी देखना पड़ेगा। यदि आप दिशा नहीं देखेंगे तो आपका सवाल तुरंत उस वक्त गलत हो जाएगा, न्यूमेरिकल का तुरंत सवाल गलत होगा, क्योंकि एक सदिश राशि है भैया। ठीक है, दोनों देखना पड़ेगा आपको, परिमाण और दिशा दोनों। पहले नंबर ये भैया आपने डिफरेंस लिखा भैया, तुरंत ये नोट कर लीजिए इतना, मात्रा कोई माँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D। ओके भैया, अगर ना दिखेगा तो बताइएगा भैया। ठीक है, दिख रहा है? अच्छा, यहाँ नहीं दिख रहा भैया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ जाएंगे ना भैया। चलिए ठीक है, और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा है बड़ा आएगा भैया, सुनिएगा। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो हेडिंग होगा वो भले ही भैया बड़ा हो, डरने की कोई बात नहीं, बहुत छोटा छोटा सा कुछ होता है। देखिएगा, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ये क्या होता है सुनिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास कोई आवेश है, मान लीजिए हमारा एक ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी धन परीक्षण आवेश को लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, लेके आएंगे, मतलब हम धन परीक्षण आवेश मतलब क्यू नॉट अप्लाई क्या आएंगे कि इसके विद्युत क्षेत्र में कुछ भी छिड़काई न, मान लीजिए यहाँ पे प्लस की आवेश के कारण ये भी आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब इसको जब हम अन्य धन परीक्षण आवेश को इसको आपका ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें लेके आएंगे तो भैया ये जब आएगा तो इस पर बल लगेगा नहीं लगेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो भैया ये देखिएगा ये वाला इस पर बल नहीं लगा सकता, उसका बल लगभग नगण्य ही होगा। ठीक है, लेकिन ये हो भैया इस पर बल लगाता है, तो ये इस पर बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा, बल तो पता होना चाहिए। ठीक है भैया, बल पता होना चाहिए और तीव्रता पता होना चाहिए, पता तो होना चाहिए ना भैया, तो वही हम इसमें ज्ञात करने वाले हैं भैया।
कितना तीव्रता होगा और कितना बल लगेगा एक धन परीक्षण आवेश के लिए, क्योंकि इससे सवाल आएगा। ठीक है भैया, ये पूछेगा कि कोई 5 कूलम का आवेश है, इसी के विद्युत क्षेत्र में हम 0.1 कूलम का एक आवेश धन परीक्षण आवेश लेके आते हैं, तो बताइए भैया प्लस मतलब 5 कूलम आवेश के कारण भैया इस पर कितना बल लगेगा और इसके क्षेत्र, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, दोनों बताइए। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये डिफरेंशन, ये आपका डेरिवेशन आपको आना चाहिए, बिना आप इस डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास प्लस की आवेश है ये, ठीक है, यहाँ से ये हमारा विद्युत क्षेत्र समझ लीजिए उत्पन्न है इसके कारण दिया। ठीक है, और यहाँ से भी हम मान लीजिए r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये मान लीजिए A है बिंदु, यहाँ पे कोई r दूरी पर क्या भी आपका भैया बिंदु P है। अब इसी कारण यहाँ पे भैया जो बिंदु P है यहाँ पे क्या भी हमारा Q0 है, Q0 धन परीक्षण आवेश आ गया है और इसी के विद्युत क्षेत्र में है। जब इसके विद्युत क्षेत्र में आएगा तो भैया इसके कारण से बल लगेगा, तो बल लगेगा भैया तो कितना लगेगा ये बताइए। तो हम तुरंत लगाएंगे कौन सा भैया नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमने पढ़ा था कि कोई धन परीक्षण आवेश हो तुरंत आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। और एक और चीज़, बल भी एक सदिश राशि है, उसका परिणाम निकालने के साथ साथ दिशा भी निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लस आवेश होता है और ये भी प्लस आवेश है, तो क्या करेंगे प्रतिकर्षण, ये जो बल लगाएगा क्या लगाएगा ये इसी दिशा में लगाएगा, तो इसका जो बल की दिशा होगी क्या होगा ये इसी तरफ जाएगा। क्लियर भैया, बल की दिशा क्या होगा ये इसी के अक्ष के अनुदिश की ओर भैया क्या होगा ये गति करेगी, मतलब इसका दिशा उसी ओर होगा भैया। ठीक है, अब यहाँ पे हम तुरंत लगाएंगे भैया कूलाम का नियम लगाते हैं भैया। कूलाम का नियम क्या था, F बराबर 1/4πε0 इंटू के मतलब मान लीजिए कि जिसका माध्यम का जो परावर्तांक है के है भैया। ठीक है, यहाँ पे मान के चल रहे हैं, अभी लास्ट नीचे हम के बराबर 1 कर देंगे। ठीक है, उसको हटा देंगे क्योंकि निर्वात के लिए, अगर निर्वात ना होगा तो आप वहाँ पे के का मान वो रख सकते हैं भैया। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया आपका Q हो जाएगा, Q1 नहीं करेंगे क्योंकि Q1 का मान यहाँ पे Q दिया हुआ है, Q2 का मान Q0 है भैया। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, Q हो जाएगा ये Q0 होगा और बीच की दूरी कितना है भैया आपका R ही है ना भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बनेगा ये आपका। और अभी अभी आप ही ने भैया एक फॉर्मूला पढ़ा E बराबर F/Q, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। ठीक है भैया, E बराबर F/Q0 ये पढ़ा है। अब यदि हम इसी जो समीकरण 1 को भैया क्या करेंगे समीकरण इसमें रख देंगे भैया, तो क्या आएगा E बराबर इस F के साथ पे रख दे भैया 1/4πε0 इंटू के, यहाँ पे हमको Q/Q0/R स्क्वायर आ गया, पूरे का जो बटा होगा ये Q0 होगा। क्लियर, ये तो भैया F का मान इतना था ना, रख दिया, Q0 नीचे आ गया। अब ये Q0 भैया और Q0 ये होंगे अलविदा, तो हमको फॉर्मूला मिलेगा E बराबर 1/4πε0 इंटू के, यहाँ पे Q बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं ये फार्मूला होता है जब किसी परावर्तक माध्यम में रखा जाएगा, जब किसी धन परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कितना होता है भैया E बराबर 1/4πε0 इंटू के Q बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी हम समझ पाएंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ये आवेश और दूरी पे डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, ये निर्भर करता है किस पे, आवेश पे और दूरी पे, के पे भी निर्भर करता है यदि मान चेंज कर देगा तो। ठीक है, यहाँ पे लिख दे यदि वायु और निर्वात की बात की जाए, वायु व निर्वात की बात की जाए, ठीक है भैया, निर्वात के लिए वायु व निर्वात के लिए के का मान कितना होता है आपका एक, तो हमारा मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 हो जाएगा Q बाई R स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, और इससे हम सवाल लगाएंगे। ठीक है भैया, और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है भैया मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये मत भूलिएगा। और एक और चीज़, ये हेडिंग लिखने के बाद डायरेक्ट ये नहीं डिरेक्शन करना है, ये लिखना है भैया लिखेंगे माना एक कोई माना एक आवेश Q1 है, सॉरी Q है। ठीक है भैया, और Q है, इससे R दूरी पर बिंदु P पे कोई धन परीक्षण आवेश रखा गया है, प्लस Q के कारण धन परीक्षण पर लगने वाले बल का मान। ठीक है भैया, ज्ञात करेंगे तुरंत ये उतारेंगे क्वेश्चन, उसके उपरांत तुरंत ये वाला लगाएंगे, फिर ऑटोमेटिक करके हम यहाँ पर लेके आएंगे, तब जाकर हमको निकलेगा। जब भी हमको डेरिवेशन करना होता है तो प्रॉपर उसको सेंस वाइज लिखकर उसके बाद हमको नीचे डेरिवेशन करते हैं भैया, ना कि डायरेक्ट हम यहाँ पे डायग्राम बनाए और डेरिवेशन कर दिया। आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसको क्या माना है, कौन सा बिंदु कहाँ पे है, सब आपको बताना पड़ेगा, दिशा भी बताना पड़ेगी। ठीक है भैया, दिशा आपको सीधे क्या होगा धन परीक्षण आवेश से दूर की तरफ उसको भेजेगा जो बल लगेगा भैया। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा भैया, ये हेडिंग डालिए, इसमें लिखिएगा हेडिंग डालिए भैया,
ये सभी डेरिवेशन है, इस सभी डेरिवेशन को क्या कीजिएगा, एक जब आप डेरिवेशन समझ जाएंगे तो भैया इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है भैया। हो गया भैया। चलिए ये अब देखिए ये हेडिंग हो गया भैया। इसमें लिखिएगा माना माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर रखा गया है, पर रखा गया है तथा तथा इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर P बिंदु पर, P बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट है, एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट है। Q नॉट मतलब ऐसे में लिखना है, Q जीरो मतलब Q नॉट ही होता है, Q नॉट है। ठीक है भैया, Q नॉट है। ठीक है, Q नॉट है। नीचे लिखिएगा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर, धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल। तुरंत ये फॉर्मूला लिखिएगा F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q2/r²। ये नोट कर लीजिएगा, लगने वाला बल। होंगे भैया, ये वाला नोट कर लीजिए, बल निकला। और आप चाहे तो सब नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको सब नोट कर लीजिए, कुछ है नहीं सर। बस ये हम फॉर्मूला आपसे पूछेंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताइए, तो तुरंत आप बताएंगे E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, तुरंत आपको दिमाग में ये आना चाहिए। कूलाम के नियम के अनुसार तो वहाँ पे अलग फार्मूला मिलेगा, अलग अलग जहाँ अलग अलग मिलेगा। अभी इससे हम सवाल लगाएंगे तो आपके दिमाग में सब क्लैरिटी आ जाएगा, लेकिन अभी डेरिवेशन सिर्फ चल रहा है तो डेरिवेशन ही सिर्फ किया जाएगा। ठीक है भैया। अब जो आने वाली हेडिंग है वो वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव ये सब चीज़ें क्लियर हुआ ना भैया, कैसे कैसे आया सब, ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। कभी कभार पूछ भी लेता है डेरिवेशन में कि बताइए एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे सब कुछ लिखकर और ऐसे आपको प्राप्त करना पड़ेगा व्यंजन कैसे कैसे हुआ। ठीक है, चलिए फिर इसका हेडिंग आता है भैया वैद्युत द्विध्रुव। देखते हैं कि ये क्या होता है।
ये नोट हुआ, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव होगा भैया। हो गया, चलिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये देखते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें बीच की जो दूरी होती है एकदम अल्पतम होती है और उनका जो आवेश होता है सिंपल सा, जो परिणाम होता है सेम होता है और उनकी प्रकृति क्या होती है भैया, अलग अलग होती है। मतलब ऐसे देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है, ये कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है, ये जिस पे जो आवेश है ये आपका भैया जो आवेश है ये माइनस क्यू आवेश है, इस पे जो आवेश है ये प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की जो दूरी है भैया ये एकदम अल्पतम है। क्या भैया, आपका दूरी एकदम अल्पतम है। अल्पतम कितना भैया, 2L है। ठीक है, तो ऐसा जो निकाय बन जाए, ऐसा जो सिस्टम बन जाए, उसे क्या बोलेंगे भैया, वैद्युत द्विध्रुव। मतलब इसके डेफिनेशन ऐसे देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान आवेश, मतलब इसका जो परिणाम होगा क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q ही होगा। ठीक है, समान आवेश लेकिन इनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है तथा इनकी बीच की दूरी एकदम अल्पतम पाया जाए तो इसे क्या बोलेंगे भैया, हम वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। यदि दैनिक जीवन में कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं भैया, नमक उठा लीजिएगा, NaCl उठा लीजिएगा। अब NaCl को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक चार्ज दिखेगा तो Na पे चार्ज आपको एक ही मिलेगा और यहाँ पे भी चार्ज आपको भैया एक ही मिलेगा। दोनों तो आपका चार्ज एकदम जो परिणाम है एकदम सेम ही है, लेकिन प्रकृति क्या है, एक प्लस है एक नेगेटिव है। और आप एक छोटा सा कण उठा के देखेंगे तो इनकी जो बीच की दूरी होती है एकदम सूक्ष्म होती है, उसको आप नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, NaCl का। तो ये जो सिस्टम बना इसे क्या बोलेंगे भैया, हम वैद्युत द्विध्रुव। कभी कोई एग्जाम्पल पूछ लेते हैं भैया वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल कौन सा है, NaCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, HBr हो गया और HCl भी हो गया। ये सब क्या है भैया, आपका वैद्युत द्विध्रुव के एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, और कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव क्या, तो ये बताएगा कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान आवेश तथा उनकी प्रकृति विपरीत हो और इनके बीच की दूरी एकदम अल्पतम पाया जाए तो ऐसे निकाय को क्या बोलेंगे भैया, हम वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्या कहेंगे भैया, हम वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग में हेडिंग लिखिएगा भैया इसमें, देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें जिसमें समान आवेश के समान आवेश, ठीक है भैया, समान आवेश के तथा अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग प्रकृति के दो आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हो, अल्पतम दूरी पर स्थित हो, अल्पतम दूरी पर स्थित हो, उसे क्या क्या बोलते हैं भैया, हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए वैद्युत द्विध्रुव हो गया। उदाहरण लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिख लीजिएगा NaCl, HBr, HCl, ये सभी एग्जाम्पल नहीं लिख लीजिएगा, NaCl, HBr, HCl। ठीक है भैया, हो गया भैया। उदाहरण उसमें लिखिएगा, उदाहरण NaCl, HBr और HCl, ये सभी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ये जो निकाय बनता है भैया आपका वैद्युत द्विध्रुव ही बनता है।
फिर सेकंड हेडिंग देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या देखेंगे भैया हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हेडिंग डालिए भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो दो टॉपिक हैं, मतलब जो हेडिंग है दो, वो हेडिंग यदि आज ही करा दिया जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन उससे सवाल लगवाएंगे आप लोग से, ठीक है। एक आपका पूछता है, इसमें चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ आता है। अक्षीय निरक्षीय स्थिति, अभी क्या होता है ये बताते हैं भैया, ठीक है भैया। ये हो जाए, देखिए भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो गया भैया वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? का इसमें बताया गया भैया वैद्युत द्विध्रुव तो एक निकाय की तरह, सिस्टम की तरह व्यवहार करता है, और इसी सिस्टम में क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब वैल्यू, मान, ठीक है, किसी एक आवेश का मान तथा इसके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, और इसके देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के बीच में, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, किसी एक आवेश का मान तथा इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l के गुणनफल को क्या बोलते हैं भैया हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको पढ़ सकते हैं भैया P बराबर 2ql, ठीक है भैया, इसको पढ़ा जा सकता है। ये होता है भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला, और इससे हम लगाएंगे सवाल भैया, ढेर सारे सवाल लगेंगे इससे भैया। अब दिमाग में एक चीज़ आपको आना चाहिए, यदि आप क्रिएटिव माइंड होंगे तो भैया सर आपने कहा अल्पतम दूरी, ये बीच में 2l क्यों लिया गया है? ठीक है भैया, पूछने वाले थे लेकिन पूछे नहीं, माइंड रेस कर रहा है आप लोग का। चलिए देखिएगा बीच की दूरी एकदम अल्पतम क्यों लिया गया, 2l क्यों लिया गया। आगे चलकर अभी हम एक अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का हम मतलब डेरिवेशन करने वाले हैं। उस डेरिवेशन में अभी हम r तथा भैया और l के बीच में तुलना करेंगे। अब इस तुलना में क्या होगा, जो l होगा इसको नगण्य माना जाएगा, ठीक है, और l वाकई में इतना छोटा है, इतना छोटा होता है ना भैया, l की जो वैल्यू होती है इतना छोटी है कि नगण्य मात्रा में लिया जाता है। लेकिन फिजिक्स में हमको वैल्यूबल चीज़ें लानी है, नगण्य में नहीं लाना, भले वो लगभग में क्यों ना जाए, इसलिए l का मान क्या लेते हैं भैया, इसमें 12 का प्रयोग करते हैं, ठीक है भैया। l का मान जो प्रयोग करते हैं इसमें भी हम क्या करते हैं, 12 का प्रयोग करते हैं। लगभग नगण्य ना जाने की वजह से कुछ लगभग में वैल्यू प्राप्त हो चलेगा, लेकिन नगण्य अपना प्राप्त होगी आपका, इसलिए क्या करते हैं भैया हम 12 का भी इसमें प्रयोग करते हैं भैया आपका, ठीक है। तो P बराबर Q इंटू 2l होता है भैया, ये फॉर्मूला होता है, मत भूलिएगा, और इसका तुरंत इसी पे ही मात्रक बन जाता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एक नंबर में बिल्कुल पूछा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे प्रत्यानयन जो बल लगता है टाउ बराबर, एक फॉर्मूला भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हो गया, आगे अभी पढ़ेंगे इसमें, लेकिन ये समझिएगा इसका मात्रक क्या होता है भैया। तो भैया एक अंक के मान से कुछ होने वाला नहीं है। Q का जो मान होता है वो क्या होता है भैया आपका, कूलाम। L का क्या होता है भैया, मीटर, तो यानी कह सकते हैं भैया इसका मात्रक होता है भैया कूलाम मीटर, ठीक है। C से कूलाम, M से मीटर होता है। यदि इसका बीमा की बात की जाए भैया, ठीक है, यदि हम बीमा की बात करें तो इसमें क्या होगा, कूलाम का होता है 80 होता है, और ये मीटर का क्या होता है भैया आपका, L होता है ना भैया। अब इसको शुद्ध रूप से लिख दें हम, तो क्या आएगा, P बराबर MLT होना ना भैया, तो L आएगा, फिर T आएगा, फिर A आएगा, ये हो जाएगा इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा और मात्रक। तो पहले नंबर आप हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसमें डिफिनेशन लिखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण, में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा इनकी बीच की अल्पतम दूरी, इनकी बीच की अल्पतम दूरी, इनकी बीच की अल्पतम दूरी, इनकी बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है। अल्पतम दूरी के गुणनफल को, अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है। क्लियर हो गया भैया, हो गया क्लियर। उसको उपरांत देखिएगा, अच्छा तो आप लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम भी आप P से डिनोट करते हैं, ठीक है।
बस ये फॉर्मूला याद करिए, P बराबर Q इंटू टी होता है, फिर आपका 2Q हो जाएगा फिर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए यहाँ तक का पूरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। भैया चलिए देखिएगा, अभी यहीं से आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नाम का एक टॉपिक पढ़ा और यही टॉपिक से एक प्रश्न उठेगा आपके दिमाग में, क्या उठेगा भैया, देखिए ध्यान से। अभी आपने कहा कि सर जी जिस तरह से विद्युत क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश रखा गया था, कोई धन परिक्षण आवेश लाया गया था, तो इस पे बल लगता है कि नहीं लगता है, इसे हम लाएंगे तो लगेगा। इसी तरह से मान लीजिएगा हम कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए बना लेते हैं एक हमारा, ठीक है, बहुत अल्पतम दूरी का एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, ठीक है भैया, ये प्लस क्यू आवेश है। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, किसी अन्य वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे या इसी वैद्युत द्विध्रुव के आसपास क्या करेंगे, कोई धन परिक्षण आवेश लाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे धन परिक्षण आवेश लेके आएंगे यहाँ पे, तो भैया ये बताइए इसके कारण क्या इस पे बल नहीं लगेगा, लगेगा, बल लगेगा तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसकी पाई जाएगी, तो कितना होगा ये बताइए। तो हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है, ये भी ज्ञात कर लेते हैं, और वही करने से हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया, ये हेडिंग डालेंगे भी, इसको हम मिटा रहे हैं भैया, सब क्लियर, और नहीं किए मिटा रहे हैं भैया। ये जो फॉर्मूला भी यहाँ पे हुआ ना भैया, इसको याद रखिएगा दिमाग से, ठीक है भैया, क्योंकि जो डेरिवेशन होने वाला है थोड़ा लेंदी होगा, ये सब वो नोट करिए भैया जल्दी, मिटाए भैया। जितना जितना चीज़ अभी मैंने बताया सब खोपड़ी में होना चाहिए, तभी डेरिवेशन हो पाएगा, नहीं तो भूल जाएंगे तो डेरिवेशन में। अरे भैया मात्रा का आप याद कर लीजिए, किताब में होगा देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता भैया, ठीक, चलिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें पहला आएगा भैया एग्जाम में नाम चेंज करके पूछता है तो कंफ्यूज होता है सबके सब, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है, दो केस होते हैं, दो केस को हमको पढ़ना है भैया, अनुदैर्ध्य स्थिति, ओके भैया। अब यहाँ पे जितना भी भैया दिमाग है सब कुछ दिल दिमाग खोल के बैठी, क्योंकि डेरिवेशन होने वाला है थोड़ा जल्दी, ठीक है भैया। यहाँ पे कैलकुलेशन जितने भी फॉर्मूला पड़ा सब कुछ इसे प्रयोग करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, देखिए वीडियो बन रहा है भैया कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, चलिए ठीक। वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के दो कंडीशन होती हैं। पहला होता है भैया एक अक्षीय स्थिति, दूसरा होता है भैया अक्षीय स्थिति हो गया भैया, एक होता है भैया निरक्षीय स्थिति, मतलब
एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है भैया, ये प्लस, सॉरी मान लीजिए भैया माइनस क्यू आवेश हो गया, ये आपका प्लस क्यू आवेश हो गया, बीच की दूरी एकदम अल्पतम हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो केस हो सकते हैं, या तो भैया क्या होता है भैया, ये इसके अक्ष के सतह यहाँ पे होगा, ठीक है, या तो इसको यहाँ पे रखा जा सकता है, या तो यहाँ पे रखा जाएगा, या फिर यहाँ पे रखा जाएगा। बीच में रखेंगे तो बीच में थीटा बन जाएगा, और थीटा का मान कुछ भी चेंज करके रखा जा सकता है, तभी बल लगेगा, ये नहीं कि नहीं लगेगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे मिनिमम सिर्फ दो ही केस पड़ जाती हैं। एक होता है भैया ये हमारा, आपको पता होना चाहिए, ये वाई अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। जब हम बिंदु P का मान यहाँ एक्स अक्ष पर रखेंगे तो इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। जब इसको हम एक्स अक्ष पर ना रखकर कहीं और मतलब ऊपर रखकर या नीचे रखकर ज्ञात करते हैं भैया, उसे बोलते हैं भैया निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसको, पहले हम देखेंगे यहाँ से अक्षीय स्थिति पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, ये देखने वाले हैं। ठीक है भैया, ज़्यादा दिमाग में लोड मत लीजिएगा, अभी हो जाएगा, सब हो जाएगा, समझिएगा, समझिए भैया, सिंपल से समझिएगा भैया। हमारे पास मान लीजिए एक छोटा सा निकाय है, ठीक है भैया, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, और इसके बीच का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है भी आपका 12 है, मतलब बीच की दूरी 12 है। ठीक है, अब इसके कारण कोई बिंदु P है, यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है अभी हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास एक तराजू है, यदि हम सारा लोड यहीं इधर ही रख देंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, तब तो ये तो ऑटोमेटिक झुक जाएगा, तब तो ये बराबर नहीं हुआ ना भैया। अगर लोड हम यहाँ पे रख देंगे तो ये झुक जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं भैया, यहाँ से यहाँ पे बीचों बीच में क्या करते हैं, एक बिंदु मानते हैं, मानेंगे भैया यहाँ पे क्या एक बिंदु O है भैया, क्या मान ले भैया हम बिंदु यहाँ पे O है, बीचों बीच में कोई बिंदु O है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी जो है ये 12 है। ठीक है, और इस बिंदु जहाँ से हमको ज्ञात करना है, बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ये R है। ठीक है भैया, क्या क्या है भैया आपका, वो R है। बिंदु O ये O से लेकर हमको P तक हमको ज्ञात करना है, क्योंकि पता होना चाहिए कि भैया जो माइनस क्यू आवेश कारण प्लस क्यू आवेश जो भी है, इसके कारण भैया ये जो है ना भैया, ये एकदम यहाँ पे न्यूटन हो जाता है, जिसकी वजह से हम यही सब क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कितना बल लगेगा। और यही नहीं कि भैया यहाँ रख दें, यहाँ से हम दूरी याद करें, नहीं, यहाँ से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल हमने हेडिंग क्या डाला, वैद्युत द्विध्रुव कारण, ना कि माइनस क्यू आवेश कारण, ना कि प्लस क्यू आवेश कारण। वैद्युत द्विध्रुव का जो निकाय बनता है एकदम मध्य में उसका जो होता है भैया निकलता है। ठीक है, इसी कारण भैया बिंदु यहाँ पे निकालेंगे। तो हमने कहा भैया यहाँ बिंदु P पे निकालना है तो कोई धन परीक्षण आवेश तो मानना पड़ेगा ना भैया, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई धन परीक्षण आवेश Q0 है, क्लियर, मान सकते हैं भैया, मान लिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश था, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश था, धन परीक्षण आवेश निकल गया। और हमने कहा भैया धन परीक्षण आवेश तो ज्ञात कर लिया, तो हमने कहा ये माइनस क्यू आवेश से इस पे बल लगेगा इसके कारण, और ये प्लस क्यू आवेश से इसके कारण इस पे बल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन साथ में ये भी ज्ञात कीजिए कि बल लगेगा किस दिशा में लगेगा, ये तो पता होना चाहिए ना भैया। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये माइनस क्यू आवेश से ये धन परीक्षण आवेश से, धन परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होते हैं, इसके कारण लगने वाला जो बल होगा क्या होगा, इसके तरफ आएगा। हमने कहा भैया माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश हो तो क्या करेगा, आकर्षण तो करेगा भैया, आकर्षण करेगा, तो इसके कारण जो इस पे बल लगेगा किस तरफ होगा, ये आगे की तरफ होगा। यहाँ क्लियर भैया, कैसे लग रहा है, बल की दिशा निकालने में बहुत, नहीं तो गलत होगा भैया। माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा क्या लगेगा, ये इसी की ओर लगेगा। ठीक है, क्या होगा भैया, ये इसी को लगेगा। यहाँ पे हम भैया मान लेते हैं ये हमारा A है, ये हमारा भैया B है, ठीक है, और ये हमारा भैया बिंदु P है, और बल की जो दिशा है भैया किस तरफ है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो बल है ये F1 है। ठीक है भैया, ये F1 है। अब हमने कहा भैया अब यहाँ से देखिए प्लस क्यू आवेश कारण इस पर भी बल लगेगा, लेकिन ये प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या करेगा, ये इसी अक्ष के अनुसार क्या होगा भैया, इसको विपरीत दिशा में ढकेलेगा, तो क्या होगा भैया आपका बल क्या किधर जाएगा, आपका F2 इस दिशा में जाएगा। कितना क्लियर, हमने बिंदु P पे दिशा ज्ञात कर लिया, अब परिमाण निकालते हैं कितना निकलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं भैया, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश
के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल भैया। ठीक है, देखिए भैया इसको एक तरीके से और किया जा सकता था। लगने वाला बल है, एक काम करिए भैया डायग्राम ये बना लीजिए भैया, बगल में ये हेडिंग डालिए और डायग्राम बना लीजिए आप लोग, नहीं तो भैया मिट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर मिटाइए इसको, बना लीजिए F1 F2। ठीक है भैया, हो गया भैया। हो गया भैया लोग, देखिए आप लोग डायग्राम बना ही रहे तो यहाँ पे एक और चीज़ क्लियरिटी कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से डायग्राम अभी रुकिए, बना ही रहे तो एक और चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भैया कि बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी R है। ठीक है, अगर कोई कहे भैया कि प्लस Q आवेश और P के बीच की दूरी कितनी होंगी, तब कैसे क्या करेंगे? अगर कोई कह दे भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कोई पूछे, तब क्या होगा? तो हमने कहा भैया पूरी R है, तो हमने कहा भैया पूरा 2L है, तो हम इसको कह सकते हैं भैया ये L होगा, ये इतना पूरा L होगा। हमने कहा भैया ये पूरा तो R है ना भैया, हमको इतना याद करना है, तो क्या करेंगे हम R में से L घटा देंगे। हो गया क्लियर? अब हमको बिंदु A से बिंदु P पर, ये बिंदु P है ना भैया, यहाँ तक के बीच की दूरी याद करना है, तो क्या करेंगे भैया हम यहाँ पे यहाँ से लेकर हम यहाँ तक के बीच की दूरी याद करेंगे। तो हमने कहा भैया इतना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक R है ना भैया, और इधर L है, तो क्या कर देंगे हम R प्लस L कर देंगे। इतना क्लियर हो गया कैसे ये दूरी नापा गया, कैसे निकाला गया? अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो आपका डेरिवेशन हो जाएगा, यदि डायग्राम नहीं समझ आएगा तो माउस मार के उड़ के चला जाएगा। ठीक है भैया, एक और चीज देखिएगा, हमने कहा भैया विद्युत बल लगेगा तो विद्युत बल के साथ साथ की विद्युत शक्ति तीव्रता भी तो कार्य करेगा। तो हमने कहा भैया इस माइनस Q आवेश कारण जो विद्युत शक्ति तीव्रता भी इस तरफ आएगी और बल भी इसी तरफ लग रहा है, तो क्या करेंगे भैया विद्युत शक्ति तीव्रता क्या होगा, E1 भी इसी तरफ होगा, और क्या होगा ये भैया विद्युत शक्ति तीव्रता भी क्या होगा इसी तरफ दूर जाएगी इसकी। ठीक है भैया, इतना तो क्लियर हो चुका। अब आइए देखिए माइनस Q आवेश कारण उत्पन्न बिंदु P पर क्या करेंगे भैया हम विद्युत शक्ति तीव्रता ज्ञात करते हैं पहले, क्योंकि हमको भैया विद्युत शक्ति तीव्रता ज्ञात ही करनी है इसमें। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि भैया एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अभी हमने भैया डेरिवेशन करके आए भैया, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये क्लियर है ना भैया? या तो यहाँ पे हम एक प्राव्यतांक भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्राव्यतांक को भी हटा रहे हैं। ठीक है, एक मानेंगे माध्यम y में रखा गया है, इसलिए इतना क्लियर होगा ना ये आता फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे भैया क्या होता है भैया, E बराबर 1/4πε0 आवेश क्या है भैया हमारा, इसी आवेश कारण भैया वहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा भैया आपका Q आएगा, और बीच की दूरी कितनी है भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L है ना भैया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम R प्लस L लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहीं पे लिखेंगे A से क्या करेंगे भैया हम A से P की दिशा में, नहीं भैया नहीं, ये क्या आएगा भैया, सॉरी P से A की दिशा में,
ए की, अरे भैया जो बेल की तीव्रता क्या होगा भैया, इसी तरफ तो आ रहा है ना भैया, पी से ए की दिशा में, ठीक है भैया, इसी तरफ आ रहा है। ये दिशा भी याद कीजिएगा, दिशा भी इंपॉर्टेंट है, दिशा बिना दिशा दोनों गलत होगा। ये तो भैया माइनस क्यू आवेश हो गया। अब देखते हैं भैया प्लस क्यू आवेश कारण देखते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न, के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, ऐसे भी स्टेप बाई स्टेप लिखना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया, ये दूरी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए भैया इसका जो E1 था, यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे E2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला 1/4πε0। परिणाम तो इसका भी सेम ही है, चिन्ह तो लिया ही नहीं आता, से भी दर्शाने के लिए होता है, प्रकृति बताता है। तो यहाँ पे Q हो जाएगा। लेकिन ये जो देखेंगे यहाँ पे भैया, हम बीच की दूरी देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी r-l है, ठीक है, r-l है। कैसा है भैया, डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं यार आराम से भैया, r-l है। इसका क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बना था भैया। समीकरण नंबर 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, बी से पी की दिशा में, बी से पी की दिशा में भैया, उस तरफ इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी तरफ लगेगी भैया। क्लियर। अब हम देख पा रहे हैं भैया, इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया, इसके कारण बिंदु पी के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब इसको हमको टोटल मिल गया। अब दोनों को हम देखेंगे क्या करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे भैया कि इसका जो परिणामी हम अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं भैया, तो आप देखेंगे कि E1 जो होगा ये इस साइड आ रहा है, E2 तो इस साइड आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जब दो लोग अलग अलग दिशा में जाएंगे, तो यदि दोनों को बल हमको जोड़ना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोड़ना है, कुछ भी जोड़ना है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। मतलब सुनो, एक हमारे छोटू भैया हैं, ठीक है, ये 15 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये आगे की तरफ फोर्स कर रहे हैं, आगे की तरफ, और एक रस्सी है भैया, ठीक है, ये हमारे मोटू भैया हैं, वो भी पकड़े हुए हैं, ये लगा रहे हैं भैया कितना, 25 न्यूटन का बल इस तरफ में, इस तरफ में। तो बताइए भैया टोटल यहाँ पे जो बल लगेगा कितना लगेगा, रस्सी पे कितना बल लगेगा भैया, ज़्यादा जो होगा उसी में से घटाकर उसी दिशा में बल लग जाएगा। समझा भैया, घटाएंगे 15 न्यूटन में से क्या करेंगे भैया हम, सॉरी 25 न्यूटन में से क्या करेंगे भैया हम, 15 न्यूटन घटा देंगे, कितना भैया 10 न्यूटन क्या होगा, इसी दिशा में लग जाएगा। ये होगा भैया हमारा परिणामी, क्योंकि ये लोग आपस में जो होगा वो खत्म हो जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा परिणामी होगा। इसी तरह से भैया हम इसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, क्या करेंगे हम, E1 में से या E2 घटाएंगे या E2 में से E1 घटाएंगे, ये देख के कौन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है भैया, उसी में से घटाएंगे। आपको सर जी पता कैसे लगेगा कौन बड़ा है, तो आप यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जितना बड़ा हार होता है उतना छोटी संख्या होती है, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, जितना बड़ा हर होगा, ठीक है भैया, उतनी छोटी संख्या होगी, और जितना बड़ा अंश होगा उतनी बड़ी क्या होगी भैया आपका, सॉरी, जितना बड़ा आपका हर होगा, आप देखेंगे यहाँ पे R प्लस एल कलर भैया, यानी R कुछ भी यहाँ पे उठाएंगे तो यहाँ पे हम R में L हमेशा जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे यहाँ पे हर का मान क्या आएगा, अधिक आएगा, अधिक आएगा ना भैया। अधिक आने की वजह से इसके अंश में जब भाग दिया जाएगा तो इसका वैल्यू मान वैसे कम आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम ही है। लेकिन यहाँ पे R में से L घट रहा है, और जब घटेगा तो यानी इसका जो हर का मान कम आएगा, कम आने की वजह से जब भाग करेंगे क्या आएगा, इसका मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भैया कि जो हमारा E2 है वो बड़ा है E1 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भैया बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम E2 में से E1 घटा देंगे। क्लियर होगा भैया, कैसे हुआ कैसे नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहेगा, मिला लीजिए ध्यान से। सब कुछ सही है ना भैया, अगर कोई चीज़ें गलत होगी तो तुरंत डेरिवेशन सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, फिर से करना पड़ जाएगा सब कुछ चीज़ें। चलिए भैया, E बराबर E2 का मान क्या है निकाला हमने, 1/4πε0 हो गया, Q/R-L हो गया का होल स्क्वायर हो गया, कितना क्लियर। माइनस E1 का मान क्या निकला हमारा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू बाई आर प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इन दोनों में कुछ सेम दिख रहा है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, ये सेम दिख रहा है। और कुछ सेम है भैया, इंटू क्यू भी सेम ही है। क्लियर, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/, का आर माइनस एल का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया था, कैसे हुआ आप देखेंगे, ई बराबर हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको डाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और आपस में गुणा कर सकते हैं, कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा भैया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऊपर में मिलाते हैं, ये भी कहीं कुछ गलती होगी तुरंत पूरा गलत हो जाएगा भैया। चलिए बटे, अब हम देखेंगे भाई दोनों में आपस में गुणा करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ दिख रही है, क्या दिख रहा है भैया, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी दिख रहा है। मान लीजिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं फिर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। चलिए यहाँ आते हैं भैया, ठीक है भैया, दिख रहा है भैया, इधर नहीं दिख रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा भैया। ये बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भैया, सब वैसे ही हैं। अब आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं भैया, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर प्रसार कर सकते हैं आसानी से, तो हो जाएगा भैया आपका आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस है, इसलिए हम छोटा सा क्वेश्चन पहले लगा दे रहे हैं भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भैया, आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2RL हो जाएगा। क्लियर हो गया ना भैया, ब्रैकेट में भी बंद कर रहे हैं उसको। और इसको हम देखना चाहें तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं भैया नीचे आर का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर, अब इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो हो जाएगा ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा आर का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर प्लस 2RL हो गया, पूरा का बटे हमारा हो जाएगा भैया आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कर रहा है भैया, कुछ चीज़ें हैं जो काट रहा है भैया, तो भैया देखो भैया आर स्क्वायर हो गए भैया, आर स्क्वायर एल स्क्वायर भैया गए, सब अलविदा हो गए, कुछ बचा है नहीं बचा है। अब यहाँ पे देखेंगे भैया ई बराबर हमारा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, यहाँ पे भैया 2RL क्या हो जाएगा भैया 4RL हो जाएगा, बटे यहाँ पे हम इसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है भैया, का होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे भैया, चूँकि भैया आपका जो है यहाँ पे आर स्क्वायर जो है ना भैया, ये बहुत लेस देन एल स्क्वायर का है, मतलब आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल से, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए क्या करेंगे भैया, हम एल स्क्वायर को क्या करेंगे भैया, हम नगण्य मान लेंगे, ठीक है भैया, क्या करेंगे हम नगण्य मान लेंगे, ठीक है। इसी डेरिवेशन में किए हैं, इसी की वजह से वहाँ पे भैया आपका 12 था, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, यहाँ पे 4 पाई RL हो गया। इस एल को हम नगण्य नहीं मानेंगे, एल स्क्वायर को मानेंगे इसमें, ठीक है भैया, नहीं तो इसको भी आपको भैया हमें उल्टा कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा भैया, हम इसको आर स्क्वायर कर देंगे और ये आपका 0 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब इसको हम ऐसे 4, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं भैया 4RL बट्टे, यहाँ पे देखेंगे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, आर पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भैया ये भैया कट गया, एक 3 बचा यहाँ पे, तो हमको ई बराबर मिल जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 4L बट्टे क्या होगा भैया आपका आर पावर 3। क्लियर, अब ध्यान सुनिएगा, ई बराबर, अब यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग करने वाले हैं, क्या करेंगे देखिएगा, Q इंटू यहाँ पे हम यदि लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू 2L लिख सकते हैं, हो गया, बट्टे का आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R क्यूब, ऐसा हो सकता है। अब इधर आइएगा थोड़ा सा,
यहाँ पे हम देख पाएंगे ई बराबर हमको मिल जाएगा। अब इधर देखिएगा, यदि हम यहाँ पे दिमाग लगाना चाहें तो भैया पी बराबर हमने पढ़ा था भैया 2QL होता है। यदि पी बराबर 2QL होता है, यानी यदि हम इसे 2L और Q के स्थान पर पी कर सकते हैं, कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया ई बराबर हमारा पी आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन 2 बचा, पूरा हो जाएगा भैया 4πε0 और हो जाएगा R3। ठीक है भैया, ये हो जाएगा फार्मूला हमारा टोटल 1/4πε0 इंटू 2p/R3। ये होता है भैया हमारा जब अच्छी स्थिति आएगा तब, ये होता है भैया तब के लिए डेरिवेशन। और आपको ऐसे एजेटिक याद करना है और इससे सवाल भी लगाना है। ठीक है भैया, जब भी अच्छी स्थिति की बात करेगा तो इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे जो लग रहा होगा, ये लगेगा E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/R3। ठीक है, क्या लगेगा भैया, ये लगेगा। और ऐसे चीज़ें आपको भैया निकालना पड़ेगा और चीज़ें आपको ऐसे याद करना पड़ेगा भैया। ये होता है डेरिवेशन। ठीक है भैया, डरिएगा मत, बहुत ईजी है भैया, सिर्फ स्टेप बाई स्टेप आपको दिमाग में ऐड होना चाहिए भैया। ठीक है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये, आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। पहले सुनिए कहानी कैसे लिखना है। ऐसे लिखिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिनमें -Q आवेश +Q आवेश, ठीक है भैया, इसी थे तथा इनकी बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, फिर इसे लिखिएगा, -Q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की दिशा में होगा, तथा +Q आवेश कारण भैया बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होगा। या तो चाहे बिंदु ऐसे बता सकते हैं भैया, BP की ओर होगा और ये भैया PA की ओर होगा, ऐसे भी बता सकते हैं भैया। ठीक है, इतना करने के बाद ये ऐसे डायग्राम में इसको दर्शा देंगे। इसको मतलब होता है ना कि R-L हो जाएगा, ये सब नहीं लिखना है और डायरेक्ट हमको यहाँ से स्टार्ट करना है पॉइंट। इतना लिखने के बाद ऐसे करके आपको डायरेक्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा डेरिवेशन में। एज इट क्लियर। ये तो भैया हमारा अक्षय हुआ, अभी हम निश्चय भी देखेंगे इसको। ठीक है भैया, ये होता है भैया डेरिवेशन। डरिएगा मत, बहुत ईजी है भैया। ठीक है, डरने की बात है ही नहीं। ठीक है, ये हेडिंग डालिएगा, इसमें पहले डालिए अच्छी थी और इसमें लिखिए थोड़ा कुछ लिखिए भैया। देखिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तथा इनमें उपस्थित आवेश -Q तथा +Q, इनमें उपस्थित आवेश -Q तथा +Q है। हो गया, इसमें लिखिएगा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके भैया, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा
विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा पी ए, पी ए, पी ए तथा तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण भैया प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या मुझे बताया भैया आपको, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा, की दिशा, की दिशा BP की ओर है, BP की दिशा BP की ओर है। BP मतलब यहाँ से यहाँ तक भी, ठीक है। और उसके उपरांत तुरंत आप बगल चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं और फिर ये आपको डेरिवेशन नोट करना है। बना चुके हैं भैया। अब यहाँ से लेकर आपको डायरेक्ट यहाँ तक का नोट करना है भैया, पूरी कहानी, ठीक है भैया। जहाँ ना समझे वहाँ पूछ सकते हैं, हालांकि सब कुछ समझ आ गया होगा भैया कैसे कैसे हुआ है सब, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसे नोट कर लीजिए। यह है भैया आपका अक्षीय स्थिति। ऐसे आपको एग्जाम में डेरिवेशन करना पड़ेगा, तब आपको 4 नंबर या 5 नंबर मिल जाएंगे इसमें आपको, ठीक है। अगर डेरिवेशन ना होकर आपका कहते हैं द्विध्रुव में स्थित और अच्छे स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो आपका न्यूमेरिकल आ सकता है इससे, ठीक है भैया। थोड़ा टफ है, लेकिन भैया इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। मात्र इसको सिर्फ 2 बार आपको देखना है, बस 2 बार में आपको याद हो जाएगा कैसे कैसे सब कुछ हुआ है, ठीक है भैया। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, और जहाँ ना समझ आए भैया पूछ सकते हैं हम लोग। नहीं दिख रहा है भैया, ये तो भैया डेरिवेशन हुआ है विदाउट प्रावृतांक के। अगर प्रावृतांक आएगा तो वहाँ पे जो है नहीं, वहाँ पर क्या मान लीजिएगा आप, ठीक है। जब भी बात करेंगे प्रावृतांक के बारे में। और एक और चीज़ चाहे तो आप माध्यम बता दीजिएगा कि वायु है इसमें, जो स्टार्टिंग वाली बात करी है। हाँ भैया, हाँ वही कुछ है नहीं भैया, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाइए, बस कुछ है नहीं। और फिजिक्स में आपको सिर्फ डेरिवेशन ही करना है। यदि आपको डेरिवेशन समझ आ गया तो आप न्यूमेरिकल कोई आपसे बचेगा नहीं, ये गारंटी है।
और यदि आपको डेरिवेशन समझ नहीं आए तो आप एक सवाल नहीं लगा सकते, ये फिक्स है, क्योंकि डेरिवेशन में कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म में जो कंडीशन है उस कंडीशन को आप समझ जाते हैं डेरिवेशन करने पर, और वही न्यूमेरिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर न्यूमेरिकल आएगा नहीं भैया। ठीक है भैया। इससे एक सवाल भी आता है कभी बार, हालांकि बहुत मुश्किल से पूछता है लेकिन पूछ लेता। अभी सवाल इससे एक सवाल भी लगाएंगे इससे भी। जिस बना रखिए, यहीं आगे बढ़ जाइए आप आराम से, नहीं तो बार बार उठ के इधर उधर जाना पड़ता है। सीधा मुझे एक इसको टांगने के लिए सीधा यहीं पे जो था नहीं वो वाला फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ वही वाला, दिक्कत नहीं होगा, वो इसलिए था वो उसको तोड़ कर सफाई दिए और दूसरा लाना पड़ेगा। ऑनलाइन इसलिए चला जा रहा है क्योंकि अब जनरेशन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है भैया। तो अगर वक्त के आधार पर यदि नहीं बदलेंगे तो आप पुराने कपड़ों की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, इसीलिए हर चीज़ चेंज करने की आवश्यकता है, न्यू चीज़ें लाई जाना चाहिए। परिस्थितियाँ आपको चेंज कराने के लिए एकदम प्रेरित भी करती है। हाँ भैया ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट्री भी है, इसे बनी है भैया कि ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास कौन बेस्ट है। यहाँ पे देखिएगा ऑफलाइन की उसमें क्या कमियाँ बताई गई हैं और ऑनलाइन की भी कमियाँ बताई गई हैं, और दोनों के क्या प्रॉफिट हो भी बताया गया। देखिए इंसानी दिमाग को आप शायद और समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि देखिए भाई इंसान का जो दिमाग है ना भैया वो मैनिपुलेट होता रहता है, मतलब बार बार बदलता रहता है उसके विचार, उसके थिंक, ठीक है भैया। वो बाई चांस मान लीजिए क्लास अटेंड कर रहा है अपनी, ठीक है, एकदम सीरियस हो गई, यूपीएससी का एस्पिरेंट्स है, ठीक है भैया, अचानक से नोटिस आ गया